हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन सिस्टम किसका, बेंथम एंड हुकर का। तो आपको पता है, अभी मैंने पिछले ही वीडियो में बात करी हमने लिनियस के, जो कि उनका क्लासिफिकेशन को हम क्या बोलते थे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम या सेक्सुअल सिस्टम, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात करा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा या ऊपर आई का बटन क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, डिटेल्ड बात करेंगे बेंथम एंड हुकर के बारे में, उनके क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में, सारे आपको आउटलाइन और डिटेल में भी दिखाएंगे। इनके जो इन्होंने बुक भी पब्लिश करा था, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे कि बेंथम एंड हुकर ने अपने बुक में कैसे सारी चीज़ें मेंशन करी थी। ओके, तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम हम आज सीखते हैं। सबसे पहले क्विक पॉइंट्स मैं आपको दे देता हूं कि जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन था वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए केवल नहीं था। उन्होंने, आप देखेंगे तो उन्होंने सीड प्लांट्स का क्लासिफिकेशन दिया था। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीड प्लांट्स बोलते किसे हैं तो आप क्या बोलते हो, सीड किस में पाए जाते हैं? अगर मैं आपसे ये जनरल क्वेश्चन पूछूं तो आपका आंसर होगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिसको हम कॉमनली किस ग्रुप में रखते हैं, स्पर्मेटोफाइट्स में रखते हैं या फेनरोगैम्स में रखते हैं। फेनरोगैम्स का मतलब होता है जहाँ पे वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। ठीक है, तो चाहे आप स्पर्मेटोफाइट्स कहिए चाहे फेनरोगैम्स कहिए, जहाँ पे विजिबल मैरिज होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, मतलब उनके जो बड़े दो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इन सारे दोनों प्लांट में आपको सीड्स देखने को मिलेंगे। वहीं आपको सीड्स जो है ब्रावोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इन सब ग्रुप में नहीं देखने को मिलते थे। इसीलिए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम कॉमनली सीड प्लांट्स भी बोलते हैं। तो स्पर्मेटोफाइट्स ये एक सबसेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए किसके, एम्ब्रियोफाइट्स का। और एम्ब्रियोफाइट्स में कौन कौन आते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें एम्ब्रियो बनता है। तो जैसे एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था तो वो थैलोफाइटा के अंदर आता है। उसके बाद एम्ब्रियोफाइट में आप देखेंगे ब्रायोफाइटा से आपका एम्ब्रियो बनना स्टार्ट होता है। तो एम्ब्रियो आपको ब्रायोफाइटा में मिलेगा, टेरिडोफाइटा में मिलेगा, जिम्नोस्पर्म में मिलेगा और एंजियोस्पर्म में मिलेगा एम्ब्रियो। लेकिन अगर हम बात करें सीड का तो आपको केवल जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये सीड्स देखने को मिलता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, इस जो भी है कद्दू, इसके अंदर इनके सीड्स हैं काफ़ी। तो सारे सीड बीयरिंग प्लांट्स किस में है, दो ग्रुप में बांटा गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। अब आते हैं हम जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन है। इससे पहले मैंने आपको बताया लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पूरा दिखाया था कि क्यों इसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोलते हैं। तो इसी हिसाब से इसमें हम बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। और ये एक प्री डार्विनियन एरा सिस्टम है। दैट मीन्स डार्विन ने जब अपना इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट वो लेके आए थे, उससे पहले का ये क्लासिफिकेशन सिस्टम है। अब आप कहोगे आप मुझे ये क्यों बता रहे हो कि प्री डार्विन एरा का है कि पोस्ट डार्विन एरा का है? इसलिए क्योंकि सारे साइंस में जितने भी एरियाज हैं सब में डार्विन का जो इवोल्यूशन थ्योरी है या नेचुरल सिलेक्शन वाला, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। और आजकल जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो इवोल्यूशनरी जो डिसेंट होते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसकी हम बात करते हैं। मतलब कि सतत विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। हमें पता है पहले एक कॉमन एंसेस्टर से, उनसे ही सारे जीव का विकास हुआ है। ठीक, ये चीज़ें तो आज डार्विन की वजह से हम वो चीज़ें जानते हैं, इवोल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट था। तो मतलब जो आप बेंथम एंड हुकर में देखेंगे इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में, वो इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट इन्हें उतना नहीं पता था। ठीक, मतलब उनके टाइम पे नहीं था। और इनका मैंने बताया नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में आते हैं। तो तीन, मैंने आपको बताया था, तीन प्रोमिनेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है प्रोमिनेंट आपके। पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल एंड द थर्ड वन इज फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल मैंने आपको बताया था ऐसे क्लासिफिकेशन जो केवल एक या दो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे बेस्ड हो। जैसे कि अगर आप हैबिट ले लो, ट्री है कि श्रब है कि हर्ब है, तो वो आर्टिफिशियल ग्रुपिंग कहलाती है। क्योंकि आप अगर हर्ब्स देखेंगे तो हर्ब्स तो एस्ट्रेसी फैमिली में भी है, पोएसी फैमिली में भी है, मालवेसी फैमिली में भी है। तो आप अगर उनका एक ग्रुप बना दोगे तब आपको क्या मिलेगा कि जो भी अनरिलेटेड फैमिलीज के मेंबर को आपको एक ग्रुप मिल जाएगा। जैसे कि आपने देखा लिनियस के क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ऐसे अगर आप ट्रीज करेंगे तो ट्रीज, बहुत सारी फैमिलीज में ट्रीज हैं, अगर आप उनका ग्रुप कर देंगे तो क्या होगा, वो भी एक आर्टिफिशियल ग्रुपिंग हो जाएगी, क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से ना। आपने किसी एक या दो कैरेक्टर के बेसिस पे वो कर दिया आपने, तो वो आर्टिफिशियल ग्रुपिंग हो गई। पर नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या होता था,
नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में बहुत सारे जितने भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हो सकते थे, आप जो भी कह लीजिए, हैबिट कह लीजिए, स्टेम का फीचर, लीफ का फीचर, इन्फ्लोरेसेंस का फीचर, फिर फ्लावर का फीचर, उसमें भी कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, ओव्यूल, फ्रूट, जितने भी आप कैरेक्टर ऑब्जर्व कर सकते हो, ओवरऑल रिलेशनशिप देखा जाता है और उस हिसाब से जो क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रेजेंट किया जाता है वो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम बोला जाता है। अभी एडवांस में अब नेचुरल भी पुराना हो गया है, अब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करते हैं, क्योंकि ओवरऑल सिमिलरिटी तो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इस मायने में पीछे रह जाता है कि हमें एक्चुअल में इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं दिखाई देता। हमारा आज के क्लासिफिकेशन का मेन टारगेट क्या है, जैसे एनजीओस्पर्म फाइलोजेनेटिक ग्रुप का क्लासिफिकेशन, जिसे आप एबीजी सिस्टम बोलते हो, उनका मेन गोल यही है कि हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना है। सिमिलरिटी ठीक है, बताता है हाँ, लेकिन सिमिलरिटी भी हर जगह वो ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम कैसा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जहाँ पे जितना भी पॉसिबल कैरेक्टर हो सके बेंथम एंड हुकर ने उसका यूज़ करके वो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। तो लिनियस का था आर्टिफिशियल, इनका है नेचुरल, और जो आगे आप अभी एपीजी वगैरह में लेके आऊँगा वहाँ पे आप देखोगे कि वो क्या है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताया है कि ये सिस्टम जो होते हैं बेस्ड अपॉन किस पे होते हैं, ओवरऑल रिजेंबलेंस, जो मैंने बताया ओवरऑल सिमिलरिटी, मोस्टली उसकी जो ग्रास मॉर्फोलॉजी होती है, जितने भी टैक्सोनॉमिक कैरेक्टर्स आप को पढ़ाया जाता है वो सारे इनमें वो करे जाते हैं। ठीक है, नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है इस कॉन्सेप्ट को इनिशिएट किया था एडमसन ने, और फिर उसका यूज़ करा गया बेंथम एंड हुकर के द्वारा, जिसकी वजह से आप जानते हो ये आपका बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आया है। तो आप क्या बोलेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी के जो क्लासिफिकेशन थे वो नेचुरल सिस्टम थे, और ये क्या होते थे, मॉर्फोलॉजी इन डिलिमिटिंग द ओवरऑल सिमिलरिटी, मतलब मॉर्फोलॉजिकल जितने भी सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज होते हैं उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब हम आते हैं बेंथम एंड हुकर के ऊपर। पूरा नाम इनका था जॉर्ज बेंथम एंड दूसरे जो हैं डाल्टन हुकर, जोसेफ डाल्टन हुकर। बेंथम और हुकर ने मिलके, जो दोनों के दोनों कौन थे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को दिया था, और वो उनका एफिलिएशन किससे है, किससे वो जुड़े हुए थे, रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू से, जो कि इंग्लैंड में है। अब जो इनका क्लासिफिकेशन है, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको लिनियस के बारे में पढ़ाया कि लिनियस का क्लासिफिकेशन सिस्टम किस में छपा था, किस में पब्लिश हुआ था, स्पीशीज प्लांटेरम में, वैसे ही इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम एक 3 वॉल्यूम का वर्क है, मतलब इनके बुक का 3 वॉल्यूम छपा था, और इनकी बुक का नाम जेनरा प्लांटेरम था। ठीक, इनके पूरा बुक का नाम हम कॉमनली जेनरा प्लांटेरम बोलते हैं, पर इनका फुल जो है, जैसे स्पीशीज प्लांटेरम है, लिनियस का भी जेनरा प्लांटेरम है, सिस्टमा नेचर है, तो वो तो शॉर्टकट नेम है, उनके बुक का बड़ा नाम है। वैसे इनके भी आप शॉर्टकट में जेनरा प्लांटेरम बोलते हो, और पूरा नाम क्या है बुक का, जेनरा प्लांटेरम एड एग्जेम्पलारिया इम्प्रिमिस इन हर्बेस क्यूवेंसिबस सर्वाटा डिफिनिट, ये ऐसा करके इनके बुक का पूरा नाम था। अब मैंने यहाँ पे इसलिए आपको नोट कर दिया है कि जेनरा प्लांटेरम जो है ये ऐसा सेम बुक का नाम लिनियस वाले का भी था, जो उन्होंने 1737 में पब्लिश किया था, जहाँ पे उन्होंने जीनस के बारे में सारा उस समय जो उनके नोन थे उनका एक सिस्टम दिया था, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। ठीक है, अब ये जो जेनरा प्लांटेरम है हुकर वाला, यहाँ पे मैंने उसका कवर का फोटो लगाया है, मतलब पहला पेज का, ये देखो लिखा है जेनरा प्लांटेरम बुक का नाम, पूरे बुक का नाम नीचे यहाँ पे लिखा है, किसने लिखा है इसे, ऑथर्स जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, वॉल्यूम वगैरह यहाँ पे लिखा है, कहाँ पे ये पब्लिश हुआ था ये सब लिखा है, ये इसका कवर है। और इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में, इस बुक में पूरे उन्होंने करीब सोचो बहुत सारी फैमिलीज का इन्होंने मेंशन करा था, 97,205 प्लांट स्पीशीज, आप समझ रहे हो 97,000 कितना, मतलब 1 लाख प्लांट स्पीशीज का इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, और जो कि बिलोंग करते थे 202 फैमिलीज से, और लगभग 7,569 या 7,569 जेनरा से। तो इतना इनका, इसीलिए आज तक लगभग आप समझ लो बेंथम एंड हुकर क्यों पॉपुलर हैं। 1 लाख प्लांट स्पीशीज को पहचानने के मतलब इन्होंने पूरे तरीके बताए थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था कि आप कैसे पहचानोगे। ठीक,
फैमिली तक। अब हम पहले क्विक एक बार आउटलाइन देख लेते हैं, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो जो ISBN या जिसे आप ICN बोलते हो, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्गी फंजाई एंड प्लांट्स, जैसे पहले ICBN के नाम से जाना जाता था, रूल्स वो बाद में आए थे। तो बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन में जो कहीं कहीं पे इनका ये सब है नाम आप पढ़ोगे तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। जैसे इन्होंने ब्रेसिकेसी ना कह के उसको क्रूसीफेरी बोला था, पोएसी को पोएसी ना कह करके ग्रैमनी बोला था, क्योंकि ICN के रूल आने के बाद ही सब फैमिली का वो बना ना कि आपको फैमिली के एंडिंग में ये लगाना है, AC लगाना है कि नहीं लगाना है। पर बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन सिस्टम में वैसे उन्होंने लगाया है पर कहीं कहीं पे नहीं लगाया है, क्योंकि उस समय पे ये रूल्स था नहीं। और एक चीज़ यहाँ पे जैसे जो ICN के रूल्स है उसमें बताया गया है क्लास के लास्ट में क्या लगाओगे और ऑर्डर के लास्ट में क्या लगाओगे, ये सब सारी कहानी है। लेकिन मैंने बताया ये सब नहीं था, तो इनमें कुछ आपको देखने में थोड़ा, जब आप ये क्लासिफिकेशन सिस्टम देखोगे आपको ये ध्यान रखना है कि बेंथम एंड हुकर ने फैमिली के लिए ऑर्डो टर्म का यूज़ किया है। तो जहाँ जहाँ पे ऑर्डो आएगा दैट मीन्स बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन में वो क्या है, फैमिली है। मतलब जहाँ जहाँ पे हम जानते हैं जो फैमिली है वो इन्होंने ऑर्डो करके लिखा है, और इन्होंने अपने ऑर्डर को कोहर्स बोला था। ठीक, अब इनका मैंने बताया 3 वॉल्यूम में बुक छपा है। पहले जो इनके 2 वॉल्यूम है इसमें उन्होंने ऑर्डर को क्या बोला है, कोहर्स बोला है, और तीसरे वॉल्यूम में इन्होंने ऑर्डर्स को सीरीज बोला है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, पहले के 2 वॉल्यूम में जो इन्होंने सीरीज बोला है वो ऑर्डर से भी ऊपर का रैंक है। ठीक, मतलब 3rd वॉल्यूम में सीरीज क्या है, ऑर्डर है, पर जो पहले और दूसरे वॉल्यूम में इन्होंने सीरीज टर्म का यूज करा है वो ऑर्डर से ऊपर का रैंक है। कैसे, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अब इन्होंने क्या करा था, पूरे सीड प्लांट को 3 क्लासेस में पहले बांटा था। पहला क्लास था डाइकोटिलिडनी, दूसरा क्लास जिम्नोस्पर्मी, तीसरा क्लास मोनोकोटिलिडन्स। ठीक है, अब ये आपका क्या था, वॉल्यूम नंबर 1 में 3 पार्ट में छपा था। पहले पार्ट में इन्होंने डाइकोटिल इसका सब क्लास डाला था, ठीक है, दूसरे में इन्होंने ये डाला था, और तीसरे वॉल्यूम में इन्होंने ये सारे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरे वाले बुक के पार्ट में इन्होंने मोनोक्लेमाइडी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडन्स डाला था। ठीक है, अब डाइकॉट को इन्होंने फर्दर 3 सब क्लासेस में डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडम पॉलीपेटाली, डाइकोटिलिडन्स गेमोपेटाली, डाइकोटिलिडन्स मोनोक्लेमाइडी। उसको फिर फर्दर उन्होंने सीरीज में बांटा था, ये मैं आपको आगे डिटेल में दिखाऊंगा। उससे पहले हम एक बार समरी ले लेते हैं इसका पूरा का, किसमें कितनी फैमिली, जनरा, स्पीशीज थी, किन किन ग्रुप में। तो प्लांट ग्रुप की अगर हम बात कर ले तो जो डाइकॉट प्लांट है, मैंने बताया इसको बेंथम एंड हुकर ने 3 सब क्लासेस में डिवाइड करा था, पॉलीपेटाली, गेमोपेटाली, मोनोक्लेमाइडी। तो पॉलीपेटाली में करीब कितना है आपके 84 फैमिलीज हैं। पॉलीपेटाली को इन्होंने 3 सीरीज में बांटा था, उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा है। पहली सीरीज में 34 फैमिली, दूसरे सीरीज में 23 फैमिली, तीसरे सीरीज में आपके 27 फैमिली है, और टोटल इन्होंने पॉलीपेटाली में 2610 जनरा मेंशन करा है, और 31,872 स्पीशीज पॉलीपेटाली के हैं। गेमोपेटाली की बात कर लें तो टोटल इनमें 45 फैमिली है, जिनमें 3 सीरीज यहाँ पे भी है, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पेटी। पहले सीरीज में 9 फैमिली, दूसरी सीरीज में 12 फैमिली, तीसरे सीरीज में 24 फैमिली, और ऑल टोटल गेमोपेटाली में 2619 जनरा है, और स्पीशीज कितना 34,554। मोनोक्लेमाइडी की बात कर लें तो ऑल टोटल यहाँ पे 36 फैमिली थी, 801 जनरा से ये डील करता है, और 11,784 स्पीशीज मोनोक्लेमाइडी के हैं। जिम्नोस्पर्म की बात कर लें तो 3 फैमिली इन्होंने दिया था, जिनमें से इन्होंने 44 जनरा की बात करी है, और करीब जिम्नोस्पर्म के इन्होंने 415 स्पीशीज यहाँ पे मेंशन करा था। मोनोकॉट की बात कर ले तो 34 फैमिलीज, 1495 जनरा और 18,576 स्पीशीज इन्होंने मोनोकॉट्स के दी थी। ऑल टोटल, जब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितनी फैमिली बेंथम हुकर क्लासिफिकेशन मेंशन थी, तो आप क्या बोलेंगे, 202। जनरा मैंने आपको बताया 7,569, और स्पीशीज करीब 97,205, 1 लाख के करीब। तो ये क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जनरा एंड फैमिलीज डिस्क्राइब्ड बाय बेंथम एंड हुकर। ये थी समरी। अब हम आ जाते हैं, आपको सबसे पहले मैं आपको जनरा प्लैंटनम का दर्शन करा देता हूं, जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूं कि इनके बुक के 3 पार्ट है, तो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके डिटेल्स में आते हैं।
देखिए ये है आपका पहला जेनेरा प्लांटेरम का, ये क्या है पहला राइटर दिया ना, देखो इनका बुक है, उन्होंने ये लिखा था, जॉर्ज बेंथम एंड जेडी हुकर, एट एंड के लिए यूज होता था, एट जेडी हुकर। देखो लिखा है क्या, वॉल्यूम इन प्राइमम, मतलब पहला वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम में हम आगे देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ से आ जाइए आप, पहले वॉल्यूम में मैंने बोला इन्होंने डाइकॉट का क्या दिया था, पॉलीपिटेलैरम, जिसे आप पॉलीपिटेली बोलते हो। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले एक लाइन में पॉलीपिटेली का कैरेक्टर बताया था कि पॉलीपिटेली का कैरेक्टर क्या होगा, फिर एक्सेप्टा इन्होंने लिखा था इतनी दूर में कि इसके क्या हैं एक्सेप्शन कौन कौन से हैं। अब उसके बाद आ जाओ तो ये देखो सीरीज़, पहला सीरीज़ यहाँ पे क्या है, ये आपका थैल्मीफ्लोरी, उसका भी इन्होंने कैरेक्टर लिखा था, दूसरे लैंग्वेज में है। फिर दूसरा सीरीज डिसिफ्लोरी, तीसरा सीरीज कैलिसिफ्लोरी। उसके बाद फिर इन्होंने हर सीरीज को एक्सपैंड करा, जैसे पहले इन्होंने थैल्मीफ्लोरी की बात करी, फिर उसका इन्होंने कैरेक्टर बताया था, फिर कुछ एक्सेप्शंस लिखे थे जो यहाँ पे होंगे, एक्सेप्शंस का मतलब अपवाद, ठीक उसके। और फिर आप आ जाओगे आगे तो आप ये देखोगे उन्होंने हर सीरीज को कोहर्स में बांटा था, जो मैंने कहा क्या है ऑर्डर से। तो देखो आपने पहले देखा थैल्मीफ्लोरी सीरीज में कौन कौन से ऑर्डर है, रैनेस, पायराइटेस, पॉलीगैलिनी, कैरियोफिलिनी, गट्टीफेरेस, मालवेल्स, ऐसे ऐसे करके। ये देखो अब वो डायरेक्ट क्या आ गए, पहले रैनेस में आ गए, फिर रैनेस का उन्होंने फीचर लिखा, रैनेस के कैरेक्टर का एक्सेप्शन कौन कौन सा है, फिर ऑर्डर के अंदर उन्होंने क्या मेंशन करा, फैमिलीज़ का। देखो रैननकुलेसी है, कैलिकैंथेसी है, मैग्नोलिएसी है, एनोनेसी है, मेनीस्पर्मेसी है। ऐसे ही इनका पूरा क्लासिफिकेशन बुक में था। पहले उन्होंने क्या बताया, सब क्लास मतलब डाइकॉट के अंदर पॉलीपिटेली, पॉलीपिटेली के अंदर इन्होंने 3 सीरीज बताया, हर सीरीज के अंदर इन्होंने ऑर्डर बताए, और हर ऑर्डर में इन्होंने क्या बताया है, फैमिलीज बताया है। ठीक है, यही इनका ट्रीटमेंट है। जैसे देखो कोहर्ट क्या आ गया, सेकंड पैराटाइज ऑर्डर आ गया। पैराटाइज ऑर्डर में मैंने बताया पहले इन्होंने कैरेक्टर लिखा है, उसके कुछ एक्सेप्शन लिखे हैं, फिर इन्होंने उसमें फैमिलीज मेंशन करा, जैसे पेपावरेसी वगैरह, क्रूसीफेरी, कैपारिडेसी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ये इनका पहला वॉल्यूम था। तो पहले वॉल्यूम में मतलब किस पे था आधारित, पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली में 3 सीरीज होंगे और फिर सीरीज के अंदर आते हैं इनके क्या ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर के अंदर इन्होंने फैमिली करा था। अब मैं आपको इसका दूसरा वॉल्यूम दिखाता हूँ। दूसरा वॉल्यूम में जब दूसरा पार्ट जो इसका बुक है वो है जनरल प्लांटम। देखो ये है ऑथर, मैंने देखा है बुक का कवर। अब क्या लिखा है, वॉल्यूमिनस सेकेंडाई, मतलब सेकेंड वॉल्यूम। ठीक, अब देखो सेकेंड वॉल्यूम में क्या है, अब देखो क्या लिखा है, डाइकोटिलेडस गैमोपिटेली, मतलब इन्होंने इसमें गैमोपिटेली ट्रीट करा। उन्होंने सबसे पहले गैमोपिटेली का पूरा कैरेक्टर बताया, जैसे कि मैंने पहले वाले में दिखाया, फिर उनके एक्सेप्शंस इन्होंने दिखाए, और फिर आप देखिए इन्होंने उसमें किसकी बात करी, सीरीज़ की बात की। देखो सीरीज़ फर्स्ट इन्फेरी सीरीज़ का कैरेक्टर उन्होंने बताया, फिर उसके एक्सेप्शन बताए, फिर उन्होंने इसमें 3 ऑर्डर दिए, रूबियस, एस्ट्रेस और कैंपानेस। ऐसे फिर सीरीज़ 2 पे आ जाओ, जो कि है आपका हेट्रोमेरी का भी इन्होंने कैरेक्टर बताया, एक्सेप्शन बताया, फिर 3 ऑर्डर इसमें दिए थे, एरिकेस, प्राइमेस, एबिनेस। फिर आ जाओ तीसरी बाय कार्पोरेटिव पे, यहाँ पे इन्होंने ये देखो लैमियस तक के ऑर्डर बताए, और फिर उन्होंने उसको डिटेल में करा कि हर ऑर्डर में सीरीज इन्फेरी में भी रूबियस के अंदर देखो कैप्रिफोलेसी, रूबियसी, एस्ट्रेल्स के अंदर कौन कौन सी फैमिली है, वेलेनेसी, डिस्पेसी, ऐसे करके। तो वही है सेम फॉर्मेट। अब हम वॉल्यूम 3 पे आ जाते हैं। देखो वही है जनरल प्लांटनम वॉल्यूमेंट टर्शियम, मतलब तीसरा वॉल्यूम। ठीक है, तीसरा वॉल्यूम में अब हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसमें। ये देखो ये ऑथर का नाम है वॉल्यूम टर्शियम। आगे चलते हैं, ये देखो इसमें तीसरे में मैंने बताया था क्या क्या था, मोनोक्लेमाइडी जो कि सब क्लास है। ठीक है, डाइकॉट को इन्होंने 3 में बांटा था, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली। पॉलीपिटेली वाला पहला वॉल्यूम था, दूसरा वॉल्यूम आधारित था गैमोपिटेली पे, तीसरा वॉल्यूम मोनोक्लेमाइडी, और जो दूसरा सब क्लास है जिम्नोस्पर्मी, और तीसरा सब क्लास मोनोकोटिलिडन्स, वो तीनों हैं। तो सबसे पहले मोनोक्लेमाइडी, इन्होंने इसका कैरेक्टर बताया, उसके एक्सेप्शन बताए, उसके बाद इन्होंने इसमें सीरीज बताई, कर्वेम्बरी सीरीज है, उसके अंदर फिर फैमिलीज आ गई, जैसे अमरंथेसी है, कीनोपोडिएसी है, फाइटोलैक्टेसी है, पॉलीगोनेसी है। फिर सीरीज 2 मल्टीओब्लेट एक्विटी। अभी मैं आपको सीरीज कहूँ, हर सीरीज में इन्होंने फैमिलीज बताई हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखो सीरीज 5वां सीरीज, 6वां सीरीज, 7वां, 8वां, ये आ गए। अब मोनोक्लेमाइडी खत्म हो गया, तो जो दूसरा सब क्लास है जिम्नोस्पर्मी इनके बुक में स्टार्ट होता है। इनको इन्होंने इसका कैरेक्टर बताया, और फिर उन्होंने फैमिलीज बता दी, इसे
नीटेसी, कोनीफेरी, साइकडेसी, ये आपने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा ना, तो हाँ जिम्नोस्पर्म। अब थर्ड मोनोकोटिलिडन्स, इन्होंने इनका क्या बताया, कैरेक्टर बताया और फिर उन्होंने उसको सीरीज में बांटा, जैसे माइक्रोस्पर्मी, इपीगाइनी, और हर सीरीज के अंदर आप देख सकते हो कि उन्होंने फैमिलीज को मेंशन करा। जैसे कोरोनरी में देखिए आपकी फैमिली क्या है, रॉक्सबर्गिएसी, लिलिएसी, पुटेंडेरिएसी, ये सब उन्होंने बताया। और ऐसे ऐसे लास्ट में आ जाओगे तो आपका आ जाएगा ये देखो ग्लूमेसी। ग्लूमेसी में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन सी फैमिलीज हैं, साइपरेसी और ग्रैमनी। तो ये इनका पूरा बुक था, ये तो मैंने आपको आगे दिखाया। ऐसे ही ये हर फैमिली को एक्सपैंड करके फिर उसमें उन्होंने जेनरा की बात करी है और उसमें फिर उसके स्पीशीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब करा है पूरे बुक में। अब हम आ जाते हैं फिर से पीपीटी में और इनका आउटलाइन क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्योंकि हमें इनका क्या देखना है, क्लासिफिकेशन। अब आपने बुक में सारी चीज़ें देख ली, अब हम डिटेल्ड में देखते हैं इनका क्लासिफिकेशन। अब देखो हम आ जाते हैं डिटेल पे। तो इन्होंने सारे सीड प्लांट को मैंने बताया 3 क्लासेस में बांटा है। पहले क्लास की हम बात करते हैं डाइकोटिलिडनी की। डाइकोटिलिडनी का मतलब डाइकॉट से है। यहाँ पे आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इनमें डिफरेंसेस हैं तो आप इसका क्या बताएंगे, डाइकॉट्स का मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है, बताया है कि ऐसे प्लांट जिनके सीड में 2 कोटिलिडन्स होते हैं और फ्लावर पेंटामेरस होते हैं या टेट्रामेरस, मतलब 4 पेटल या 5 पेटल या 4 कैलिक्स 5 कैलिक्स, ऐसे ऐसे करके, मतलब उनके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो 4 या 5 के मल्टीपल्स में होंगे। तो 2 कोटिलिडन, फ्लावर पेंटामेरस हो गया, टेट्रामेरस, लीव्स विथ रेटिकुलेट वेन, मतलब रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता हो तो वो डाइकॉट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और अगर आप जैसे मोनोकॉट का फीचर अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो वहाँ पे एक ही कॉटिलिडन होते हैं, फ्लावर वहाँ पे ट्राइमेरस होते हैं, मतलब 3 के मल्टीपल में। और आपको पता है लीव्स में कैसा उसमें वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। तो सबसे पहले हम डाइकोटिलिडन की बात कर लेते हैं। अब डाइकॉट को उन्होंने, पहले मैं आपको क्लासेस दिखा देता हूँ। ये था आपका पहला क्लास डाइकोटिलिडी, इसमें अभी आगे दिखाऊंगा। दूसरा क्लास पे पहले चलते हैं। दूसरा क्लास यहाँ पे आएगा आपका जिम्नोस्पर्मी, जहाँ पे उन्होंने जिम्नोस्पर्म डाल दिए थे। आपको इसका फीचर पता है, ओव्यूज नेक्ड होते हैं जिम्नोस्पर्म में, ओवरी एब्सेंट होती है। और तीसरा क्लास क्या है, मोनोकोटिलिडन, मैंने आपको बताया, जहाँ पे सीड में एक ही कोटिलिडन हो, फ्लावर क्या हो, ट्राइमेरस हो और लीव्स पे पैरेलल वेनेशन हो। तो सबसे पहले आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कि इन्होंने सारे सीड प्लांट को 3 क्लास में बांटा था। पहला डाइकोटिलिडनी, दूसरा क्लास जिम्नोस्पर्मी और तीसरा क्लास मोनोकोटिलिडन्स। और तीनों के ये फीचर के बारे में आप लिख लीजिएगा, कैसे पहचानोगे कोई जिम्नोस्पर्म का है, कोई डाइकॉट का है कि कोई मोनोकॉट का है। अब डाइकॉट्स पे आते हैं हम, जहाँ पे थे। इसके बाद आप क्या करिएगा, मैंने आपको बताया कि डाइकॉट को फर्दर इन्होंने 3, डाइकॉट क्या है, क्लास है, क्लास के नीचे का रैंक क्या है, सब क्लास है। अब इन्होंने डाइकॉट क्लास को 3 सब क्लासेस में बांटे हैं। सबसे पहला डाइकोटिलिडम पॉलीपिटेलैरम, मतलब पॉलीपिटाइली वाला ग्रुप। ठीक। दूसरा आ जाओ, दूसरा सब क्लास यहाँ मैंने लिखा है डाइकोटिलिडनस गैमोपिटाइली, मतलब गैमोपिटाइली वाला ग्रुप। ठीक है। और तीसरा सब क्लास पे आ जाओ, डाइकोटिलिडनी मोनोक्लेमाइडी। तो यहाँ पे ये 3 सब क्लास हो गए। कौन से क्लास के, डाइकॉट में। अगर आप डाइकॉट पे आ गए तो डाइकॉट के अंदर फिर उन्होंने 3 सब क्लास बांटा है, पॉलीपिटाइली, गैमोपिटाइली और मोनोक्लेमाइडी। अब आप कैसे किसी प्लांट को पहचानोगे कि वो पॉलीपिटाइली का है, गैमोपिटाइली का है, मोनोक्लेमाइडी का है। मैंने यहाँ पे कैरेक्टर लिखा है, जब आप कोई फ्लावर देखो और आपको उसमें कैलिक्स और कोरोला दिखाई दे, मतलब कैलिक्स और कोरोला दोनों हो, तो डैट मीन्स वो पॉलीपिटाइली का हो सकता है। क्यों हो सकता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो इसका दूसरा सब क्लास है, अगर आप उसका देखेंगे वहाँ पे भी फ्लावर्स में आपको कैलिक्स और कोरोला दिखता है। तो गैमोपिटाइली और पॉलीपिटाइली दोनों में आपको कैलिक्स और कोरोला देखने को मिलेंगे। लेकिन गैमोपिटाइली और पॉलीपिटाइली में क्या अंतर है, यहाँ पे सारे पेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं। गैमो का मतलब फ्यूज होता है, तो पेटल्स आपस में फ्यूज अगर रहेंगे तो गैमोपिटाइली का मेंबर होगा, अगर नहीं होंगे तो किसका होगा, पॉलीपिटाइली का। ये देखो, प्लांट्स विथ पेटल्स फ्री फ्रॉम द बेस और ओनली स्लाइटली कनेक्टेड, वो पूरी तरीके से क्या होते हैं, या तो फ्री रहेंगे या तो अगर चिपके भी होंगे आपस में तो एकदम हल्के से चिपके होंगे। ठीक है। तो आपको क्या बताना है पॉलीपिटाइली और गैमोपिटाइली में, कि अगर आप कैलिक्स और कोरोला देख पाएं तो वो पॉलीपिटाइली और गैमोपिटाइली का हो सकता है। अगर दोनों में कैलिक्स और कोरोला है तो डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर ये है
कि पॉलीपेटली में जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं और गैमेपेटली में फ्यूज रहते हैं। ये तो सब क्लास 1 हो गया और सब क्लास 2 हो गया। सब क्लास 3 पे चलते हैं। एक और सब क्लास है इसका 3, मैंने आपको बताया था, मोनोक्लेमाइडी। अब देखो यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं वहाँ पे आपको कैलिक्स और कोरोला में डिफ्रेंशिएशन देखने को नहीं मिलेगा। दैट मीन्स आप ये देखो, ये प्लांट देख रहे हो, रिसनस कम्युनिस का प्लांट है ये जब आप प्लांट देखोगे आपको लगेगा यार इसमें पेटल है ही नहीं। तो ऐसा है, जो भी इसमें पार्ट्स रहते हैं ग्रीनिश रहेंगे। कैलिक्स और कोरोला आपको ऐसा, कैलिक्स आपको दिखेगा, कोरोला नहीं दिखेगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं रहते इसमें कैलिक्स कोरोला, ठीक है, एक ही टाइप के इसमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो मैंने आपको बताया कि डाइकॉट को 3 सब क्लासेस में डिवाइड करा गया है, पॉलीपेटली, गैमोपेटली और मोनोक्लेमाइडी, ठीक है। पॉलीपेटली में ऐसे प्लांट आते हैं जहाँ पे आप कैलिक्स कोरोला देख सकते हो, वैसे गैमोपेटली में भी ऐसे प्लांट आते हैं जहाँ पे आप कैलिक्स कोरोला देख सकते हो, लेकिन दोनों में क्या अंतर है, पॉलीपेटली में पेटल्स फ्री रहते हैं और गैमोपेटली में वो फ्यूज रहते हैं। वही मोनोक्लेमाइडी में कैलिक्स कोरोला जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है। तो ठीक है, मैंने आपको तीनों सब क्लास के फीचर बता दिए, आप कैसे पहचानोगे। अब आते हैं हर सब क्लास के अंदर, देखते हैं क्या है। अब बेंथम एंड हुकर ने क्या करा है, हर सब क्लास के अंदर उन्होंने सीरीज में डिवाइड करा है। 3 सीरीज हैं सब क्लास 1 पॉलीपेटली के अंदर, 3 सीरीज है। पहला थैल्मीफ्लोरी। देखो थैल्मीफ्लोरी का क्या फीचर है कि इसमें ऐसे प्लांट्स आते हैं जहाँ पे आपको थैलमस दिखाई देगा। फर्स्टली आप थैलमस समझ लीजिए क्या होता है। थैलमस होता है कि ये जहाँ पे पेडंकल होता है, जहाँ पे फ्लोरल ऑर्गन्स निकले होते हैं, जहाँ से कैलिक्स कोरोला ये सब निकले हुए होते हैं, उसको हम थैलमस बोलते हैं, और वो कॉनिकल होता है या डोम शेप्ड का होता है, ठीक है। तो थैल्मीफ्लोरी का मतलब प्लांट्स जिनके पास फ्लावर हो और उनका थैलमस कोन शेप्ड का हो। और एक चीज़ है कि थैल्मीफ्लोरी में फ्लावर्स क्या होते हैं, हाइपोगाइनस होते हैं, मतलब ओवरी सुपीरियर होगा, उसमें ओवरी सुपीरियर रहेगा और सारे फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के नीचे हुए लगे रहते हैं। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, हाइपोगाइनस कंडीशन। गाइनस का मतलब ओवरी हो गया, हाइपो मतलब नीचे। तो अगर फ्लोरल पार्ट्स गाइनस मतलब गाइनोशियम के नीचे लगे हों तो उसको हाइपोगाइनस बोलते हैं। तो ओवरी अपने आप सुपीरियर हो जाती है। और थैल्मीफ्लोरी के मेंबर्स में स्टेमेन बहुत सारे मिलते हैं, ठीक। अब आप आओगे इसमें सीरीज नंबर 2 पे पहले चलते हैं। पहला सीरीज था थैल्मीफ्लोरी, दूसरा सीरीज है डिसिफ्लोरी। इसमें भी फ्लावर हाइपोगाइनस होते हैं, इसमें भी ओवरी सुपीरियर कंडीशन मिलती है, लेकिन यहाँ पे थैलमस जो होता है इनका क्या होता है, वो वैसे डोम शेप्ड का नहीं होता, यहाँ पे डिस्क होता है, डिस्क प्रेजेंट होता है, तो वो डिस्क शेप में होता है। तो ओवरी किस पे सीटेड रहती है, डिस्क पे सीटेड रहती है। और फ्लावर जो होता है वहाँ पे मैंने बताया प्रोमिनेंट डिस्क शेप्ड का थैलमस होता है। तो वही जो थैलमस उसमें डोम शेप्ड का था या कोनिकल था, इसमें क्या हो गया, थैलमस डिस्क शेप्ड का हो गया, जो कि ओवरी के नीचे होती है। तो वो ऐसे दूसरे सीरीज से बिलोंग करते हैं, डिसिफ्लोरी से। तीसरी सीरीज की बात करें जो कि है आपका कैलिसिफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी में थैलमस के ही बारे में, जो तीनों इनके सीरीज हैं आपके पॉलीपेटली के, तीनों सीरीज थैलमस के शेप के ऊपर डिपेंड है। पहला मैंने बताया कौन शेप्ड का था या डोम शेप्ड का था, दूसरा क्या था आपका डिस्क शेप का, और तीसरे में कैलिसिफ्लोरी में कप शेप्ड का होता है। यहाँ पे लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पे फ्लावर पेरीगाइनस या एपीगाइनस होते हैं, मतलब ओवरी के समकक्ष फ्लोरल पार्ट्स निकलते हैं या ओवरी नीचे होती है, ओवरी इन्फीरियर होती है, ठीक। तो ये आपके 3 सीरीज हो गए। अब हर सीरीज में बेंथम हुकर ने कोहर्स दिए थे, जो कि एक्चुअली में क्या है आपके ऑर्डर से। तो हम कोहर्स देख लेते हैं। पहला देखोगे आप थैल्मीफ्लोरी के अंदर, जब आप ये कैरेक्टर पढ़ लिए तब आप कोहर्स में आओगे। सबसे पहला कोहर्स मतलब ऑर्डर क्या है आपका, रेनेल्स। रेनेल्स का क्या फीचर है, इसमें स्टेमन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और कार्पेस इनके फ्री होते हैं। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज आते हैं, रेननकुलेसी है, मैग्नोलिएसी है, अनोनेसी है, मेनीस्पर्मेसी और निम्फिएसी फैमिली है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेननकुलेसी के 2 मेंबर्स का मैंने फोटो लगा के रखा है। अब हम आएंगे दूसरे ऑर्डर पे, जो कि पैराइटेस ऑर्डर है। पैराइटेस ऑर्डर का क्या फीचर है कि यहाँ पे पैराइटल प्लेसेंटेशन होता है और इसके ओवरी में एक ही लोक्यूल होते हैं। इंपॉर्टेंट फैमिलीज की बात करें तो पेपावरेसी है, क्रूसीफेरी है और कैपारिडेसी है। तीसरा कोहर है इसका पॉलीगैलिनी, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथे कोहर पे आ जाएं तो कैरियोफिलिनी है। यहाँ पे प्लांट्स में आपको अपोजिट डेकोसेट लीव्स मिलेंगे और फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। इसका इंपॉर्टेंट फैमिली क्या होगा आपका, कैरियोफिली।
पांचवा जो इसका कोहर है वो है गट्टीफरेल्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। छठवां कोहर्स की बात करें तो मालवेस, मालवेसी है इसका इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप जानते हो इस ऑर्डर को, मालवेसी, स्टरकुलिएसी और टिलिएसी। इसमें स्टेमन बहुत सारे होते हैं, जैसे आप गुड़हल में देखते हैं, ये गुड़हल का फ्लावर हो गया। और कैलिक्स का कंडीशन कैसे रहता है, वॉल्वेट रहता है, ठीक है। सीरीज दूसरे पे आ गए, दूसरे मैंने बताया डिसिफ्लोरी का मतलब यहाँ पे थैलेमस डिस्क शेप्ड का होगा। अब यहाँ पे भी कुछ इन्होंने कोहर्स दिए हैं, जैसे कोहर नंबर 7 जो कि डिसिफ्लोरी के अंदर आता है, जेरानियल्स। इसके इंपॉर्टेंट फैमिलीज कौन कौन सी हैं, रूटेसी और मिलिएसी। रूटेसी जैसे नींबू वाली फैमिली है, और मिलिएसी कौन सा है आपका, नीम वाली फैमिली। उसके बाद कोहर नंबर 8 ओलेकेस, कोहर नंबर 2 सेलेस्टेल्स, कोहर नंबर 10 सैपेंडेज, जो कि सैपेंडेसी एनाकार्डियेसी आम वाली फैमिली है, काजू, ठीक है। तीसरे सीरीज पे आते हैं, जिसमें मैंने बोला था आपको थैलेमस कप शेप्ड का होता है। इसमें कोहर नंबर 11 रोजेल्स है, इंपॉर्टेंट फैमिली इसमें आपका लेगुमिनेसी आता है, रोजेसी आता है। कोहर नंबर 12 मिर्टेल्स है, जो कि मिर्टेसी फैमिली इसमें इंपॉर्टेंट है। पैसीफ्लोरेल्स है, इसमें पैसीफ्लोरेसी और क्यूकरबिटेसी फैमिली इंपॉर्टेंट है। कोहर नंबर 14 फिकॉइडेस, इसमें इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं नहीं कोई। कोहर नंबर 15 अम्बेलेस, जिसमें आपका एम्बेलीफेरी एपीएसी फैमिली है, धनिया वनिया जो आते हैं, ठीक है। जैसे ये रोज़ है, वाइल्ड रोज़ है, जो आप रोज़ घर पे देखते हो आपके गार्डन में, वो हाइब्रिड रोज़ है, उसमें कई सारे पेटल होते हैं। पर वाइल्ड में जो रोज़ होते हैं 5 ही पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने क्या बताया डाइकॉट मेनली 5 ही पेटल पाए जाते हैं। तो जो भी आप जिसमें पेटल वेटल आप ज़्यादा देखते हो ना, वो सारे प्लांट क्या होते हैं, यूजली हाइब्रिड होते हैं। अब आते हैं दूसरे सब क्लास पे, डाइकॉट का गैमोपेटैली, जहाँ पे मैंने क्या बोला, इनमें फ्लावर का जो कोरोला कैलिक्स रहता है, वो एक्चुअली कोरोला ही वो क्या रहता है, फ्यूज रहता है आपस में, एक पार्ट दूसरे पार्ट से, ठीक है। अब इन्होंने इसमें भी 3 सीरीज दी है। पहला सीरीज इनफेरी, इनफेरी का मतलब जैसे इनफीरियर से, देख रहे हो ना कनेक्शन है, इनफेरी इनफीरियर, तो किस वजह से रखा है इसका नाम इनफेरी, क्योंकि इस सीरीज के जितने भी ऑर्डर ऑफ फैमिलीज है उनमें आपको ओवरी इनफीरियर मिलेगी। दूसरे सीरीज पे आओगे, गेमोपिटेली का ही दूसरा सीरीज है आपका हेट्रोमेरी, इसमें ओवरी सुपीरियर होता है। स्टेमन 1 या 2 वर्ल्स में रहते हैं, वर्ल्स का मतलब घेरा हो गया। कार्पेल इसका सबसे बड़ा फीचर है कि इसमें 2 से ज़्यादा कार्पेल होते हैं। तीसरे सीरीज पे हम आ जाएं तो है आपका बाई कार्पेटी, इसमें भी ओवरी सुपीरियर होता है, जैसे कि हेट्रोमेरी में था, पर इसमें स्टेमन एक ही वर्ल में होता है और कार्पेल इसमें 2 ही होता है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर जो कोहर्स हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर 3 कोहर्स है, मतलब ऑर्डर्स, रूबीएस, एस्टरेस और कैंपालेस। रूबीएस का क्या फीचर है कि यहाँ पे अपोजिट लीव्स होते हैं, स्टेमन एपिपेटलस होंगे, ओवरी 2 से 8 लोक्यूलर होते हैं, 2 से 8 चैम्बर वाले। इंपॉर्टेंट फीचर इसमें क्या है, फैमिली क्या है, रूबीएसी। एस्ट्रेल्स नाम से पता है, एस्ट्रेसी, तो यहाँ पे स्टेमन एपिपेटलस होंगे, ओवरी यूनिलॉकुलर होता है, ओवरी में एक ही चैम्बर होता है। इंपॉर्टेंट फैमिली क्या है आपका, कंपोजिटी, जहाँ पे 2 फ्लावर मैंने कंपोजिटी के यहाँ पे डाले हैं, ठीक है। तीसरा कोहर क्या है, कंपानेट, जिसमें कंपानुलेसी फैमिली आता है आपका। अब दूसरे सीरीज की बात कर लें, जिसमें मैंने बोला 2 से ज़्यादा कार्पेल होते हैं, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर है, कोहर नंबर 4, 5, 6 इरिकेस, प्राइमुलेल्स, इबेनेस। इरिकेस का इंपॉर्टेंट फैमिली इरिकेसी है, जिसमें ब्लूबेरी वगैरह आते हैं। इसमें प्रिमुला आता है प्राइमुलेसी फैमिली में। इबेनेस में इबेनेसी आता है, सैपोटेसी आता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैमिलीज है। यहाँ पे ये मेंबर किसका है, इरिकेसी का है। तीसरे अगर हम सीरीज पे आ जाए, जिसमें मैं बोल रहा हूँ ओवरी सुपीरियर, इसमें भी होती है हेट्रोमेरी के जैसा, पर यहाँ पे कार्पेल्स केवल 2 ही होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं आपके। कोहर नंबर 7 पहला इसमें ऑर्डर क्या है, जेंशियानेल्स है, दूसरा पोलेमोलियस, तीसरा पर्सोनेल्स और चौथा लैमियस। देखो जेंशियानेल्स और पोलेमोलियस में एक कॉमन फीचर है कि यहाँ पे फ्लावर क्या होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। पर जेंशियानेल्स और पोलीमोलियस में क्या डिफरेंस है कि यहाँ पे लीफ आपको अपोजिट मिलेगा और पोलीमोलियस में आपको लीफ अल्टरनेट मिलेगा। इसके एग्जांपल कौन कौन से, जेंशियानेल्स के एपोसाइनेसी, एस्लेपियाडी, और वहीं पोलीमोलियस के कॉन्वाल्वुलेसी, सोरेनेसी के। आप देखिएगा इनके मेंबर में दोनों में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कैसे होते हैं, जिसको हम एक से ज़्यादा प्लेन में काट सके। जैसे मैंने बोला था, मान लो कोई फ्लावर है तो उसको आप एक से ज़्यादा प्लेन में बराबर बराबर हिस्से में बांट सकते हो। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को एक से ज़्यादा प्लेन में नहीं बांट सकते हो, ठीक है। तो मैं अगर अब वो समझाने जाऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में वो चीज़ नहीं बताता हूँ। अब 2 ऑर्डर जो है पर्सोनेल्स और लैमियस, इसमें क्या है, इन दोनों में देखिए, दोनों में जाइगोमॉर्फिक फ्लावर पाए जाते हैं।
कोरोरा 2 लिव्ड होते हैं, जिसे बाइलेविएट कंडीशन बोला जाता है। पर यहाँ पे एक कंडीशन मिलता है, इसका नाम क्यों पर्सोनेट्स पड़ा है, पर्सोनेट इसमें कोरोला पाया जाता है। पर्सोनेट का मतलब है बाइलेविएट तो होता है जैसा कि ये वाले हैं लेमिएसी के, पर यहाँ पे इसका माउथ जो होता है क्लोज रहता है, ठीक है, क्योंकि बहुत पास पास में दोनों लिप रहते हैं, तो इसीलिए इसको पर्सोनेट बोला जाता है। और यहाँ पे स्टेमन 4 होते हैं, डाइडेनमस कंडीशन होता है, 2 छोटे 2 बड़े, और व्यूज इसमें बहुत सारे होते हैं। वही लेमिएस ऑर्डर में भी फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, कोरोला बाइलेबिएट होता है, पर यहाँ पे पर्सोनेट कंडीशन नहीं मिलता है। पर यहाँ पे स्टेमन 4 होते हैं, डाइडेनमस होते हैं पर्सोनेस के जैसे। पर यहाँ पे ओव्यूल अंतर है, ओव्यूल यहाँ पे एक लोक्यूल में, एक चैम्बर में एक ही होता है। यहाँ पे क्या था, ओव्यूल इनडिफिनिट था, बहुत सारा था। इनके इंपॉर्टेंट फैमिली क्या है पर्सोनेल्स के, स्क्रोफिलरिएसी, बिग्नोनिएसी, एकंथेसी के मेंबर पर्सोनेल्स में आते हैं। वही लेमिएस के वर्बिनेसी और लेबिएटी, जिसका अभी नाम क्या है लेमिएसी। और उन्होंने एक ऑर्डर दिया था, मतलब फैमिली एनोमेलस करके बेंथम हुकर ने, जिसका मतलब होता है इंसर्टिसिडिस। इंसर्टिसिडिस एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि ऑफ अनसर्टेन प्लेसमेंट। कुछ यहाँ पे मेंबर को उन्होंने रखा था जिनका पोजीशन वो ये तो पता था गैमापिटेली का है, पर गैमापिटेली में किसके अंदर, किस ऑर्डर के अंदर रखे बेंथम हुकर को ये नहीं पता चला था। जैसे यहाँ पे ये देखिए एक प्लांट है, ये लेमिएसी का है, दोनों लेमिएसी का, ये ऑसिमम जीनस का है, और ये वाला मुझे नहीं याद आ रहा है कौन सा जीनस है, ठीक है, ल्यूकस है, ल्यूकस जीनस है, लेमिएसी का दोनों प्लांट है। अब हम आते हैं तीसरे सब क्लास में। देखो इसका भी पहले वाले में आपने क्या देखा, 3 सीरीज था, दूसरे वाले में 3 सीरीज था। अब हम आ जाते हैं मोनोक्लेमाइडी। देखो बेंथम एंड हुकर ने जो इनका तीसरा सब क्लास है डाइकॉट का मोनोक्लेमाइडी, जिसमें मैंने बताया कि फ्लावर में सेपल पेटल का डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, इसको उन्होंने ऑर्डर में नहीं बांटा, इन्होंने इसको डायरेक्ट किस में बांट दिया, सीरीज में बांट दिया, अलग अलग 8 सीरीज में बांट दिया। पहले कर्व एम्ब्री से आप क्या समझते हैं, इसमें एम्ब्रियो कॉइल्ड होते हैं, ओव्यूल एक ही होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैमिलीज आते हैं निक्टाजिनी, अमरंथेसी, कीनोपोडियसी, पॉलीगोनेसी। मल्टी ओवुलेट एक्वेटिकी है, इसमें एक्वेटिक प्लांट्स आते हैं, ओव्यूल कई सारे होते हैं। मल्टी ओवुलेट टेरेस्ट्रियस, इसमें टेरेस्ट्रियल प्लांट आते हैं, ओव्यूल्स मेनी। तो मल्टी ओवुलेट का मतलब ओव्यूल्स मेनी, और एक्वेटिक का मतलब एक्वेटिक प्लांट, टेरेस्ट्रियल का मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट। माइक्रो एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो माइन्यूट, इसमें ऐसे सारे मेंबर हैं। डेफिनेस में कार्पेल एक होते हैं, ओव्यूल एक। एक क्लेमाइडोस्पोरी में ओवरी इन्फीरियर होता है, यूनिलॉकुलर कंडीशन होता है, ओव्यूल 1 से 3 होते हैं। पर इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैमिलीज नहीं आती हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैमिलीज का मेंशन नहीं करा है। यूनिसेक्सुअल आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे सीरीज है, यहाँ पे फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैमिलीज आप देखोगे यूफोरबिएसी है, आर्टिकेसी है और मोरेसी है, जिसमें फाइकस पीपल वाले पेड़ आते हैं। तो बेंथम एंड हुकर ने इसको आर्टिकेसी के अंदर रखा था। और सीरीज 8 था इनका ऑर्डिनाइस एनोमोली, ये भी इंसर्टिसिडिस है, मतलब जिसका अनसर्टेन प्लेसमेंट हो मोनोक्लेमाइडी का, उन्होंने इसमें डाल दिया था। ये प्लांट जैसे आप देख रहे हो, ये रिसिनस का प्लांट है, रिसिनस कम्युनिस, और ये यूफोरबिएसी का मेंबर है, ठीक। अब देखो जिम्नोस्पर्म में मैंने बताया कि इन्होंने इसमें 3 फैमिली दिया था, नीटेसी, कोनिफेरेसी, साइकेडेसी, जो सारे जिम्नोस्पर्म थे। हम एंजियोस्पर्म का देखते हैं, 3rd क्लास मोनोकॉट का। मैंने बताया मोनोकॉट का फीचर। अब यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मोनोक्लेमाइडी के मेंबर में को इन्होंने डायरेक्ट सीरीज में बांट दिया था, वैसे यहाँ के मेंबर को इन्होंने डायरेक्ट सीरीज में बांट दिया था। पहला सीरीज माइक्रोस्पर्मी, जहाँ पे ओवरी इन्फीरियर होता था, सीड माइन्यूट। एक इंपॉर्टेंट फैमिली ऑर्किडेसी है, जैसे ये देखो, ये मैंने बताया जिम्नोस्पर्मी का मेंबर ये साइकस है, और ये क्या है, एक ऑर्किड है। आप देख सकते हो ऑर्किड के फ्लावर में बहुत सारा डिफ्रेंशिएशन, ये बी शेप्ड का, जैसे ये बी के क्या हो गए, पंख हो गए, ये आंखें वगैरह आपको यहाँ पे दिख रही हैं, और ये जैसे इसको पीछे का हिस्सा होता है बी के जैसा है ना, तो ऑर्किड में ऐसा बहुत सारा वो मिलता है फ्लावर वेरिएबिलिटी। दूसरा सीरीज इपीगाइनी है, जहाँ पे इपीगाइनी का मतलब ओवरी वो हो गया इन्फीरियर, और सीड्स क्या होते हैं यहाँ पे लार्ज होते हैं। इंपॉर्टेंट फैमिली ज़्यादा नहीं है सेकेंड वाली सीरीज में। 3rd सीरीज देखिए कोरोनरी सीरीज, यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होता है, कार्पस यूनाइटेड होते हैं, पेरियंथ इसमें कलर्ड होते हैं, इसलिए कोरोनरी लिखा है, ठीक है, मतलब जो कोरोला के जैसे हो। इंपॉर्टेंट फैमिलीज में लिलिएसी आता है। 4थी सीरीज की बात करें तो कैलिसी, मतलब ओवरी यहाँ पे भी सुपीरियर है, कार्पस यहाँ पे यूनाइटेड है, पर इसके पेरियंथ सेपल लाइक होते हैं, इसलिए कैलिसिनी लिखा है। फैमिली इसमें कौन सा है, पामिन, जिससे आप एरिकेसी बोलते हो। 5वां सीरीज न्यूडीफ्लोरी है, इसका ओवरी सुपीरियर होता है, पर यहाँ पे पेरियंथ एब्सेंट होता है, इसलिए न्यूडीफ्लोरी बोलते हैं, ठीक है। जैसे न्यूडम का मतलब होता है बिना किसी उसके। सीरीज 6 पे आते हैं एपोकार्पी,
जहाँ पे ओपोकार्पस कंडीशन मिलता है, कार्पस मोर देन वन होते हैं, फ्री में ओवरी सुपीरियर। ग्लूमेसिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीरीज, यहाँ पे ओवरी सुपीरियर होती है। पेरियंथ रिड्यूस हो जाते हैं, जैसे आपने पोएसी फैमिली और साइप्रेसी फैमिली में देखा है। फ्लावर में ग्लूम्स होता है एक स्ट्रक्चर, तो आप जब साइप्रेसी ग्रेमनी आप डिटेल में पढ़ते हो तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। अब मेरिट्स और डीमेरिट्स पे हम बात करेंगे, उससे पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं पूरे इनके क्लासिफिकेशन जो मैंने डिटेल में बताया। अब आपको याद क्या रखना है कि इन्होंने क्या करा, पूरे सीड प्लांट्स को 3 सब क्लास में बांटा। पहला डाइकोटिलेडनी, दूसरा यहाँ पे है जिम्नोस्पर्मी क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 मोनोकोटिलेडनी, ठीक है। अब सबसे बड़ा इन्होंने डाइकॉट को फिर उन्होंने फर्दर 3 सब क्लासेस में बांटा। सब क्लास 1 विच इज पॉलीपिटेली। पॉलीपिटेली में 3 सीरीज नंबर 1 थैल्मीफ्लोरी, इसके अंदर फिर उन्होंने कई सारे ऑर्डर दिए थे, ये देखो 6 ऑर्डर। सीरीज नंबर 2 डिसीफ्लोरी, इसमें भी इन्होंने कई सारे ऑर्डर दिए थे। फिर सीरीज नंबर 3 कैलिसीफ्लोरी। तो पॉलीपिटेली को थैल्मीफ्लोरी, डिसीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी 3 सीरीज में बांटा गया। दूसरे सब क्लास की बात कर लें तो डाइकोटिलेडनस गैमोपिटेली है, इसको भी 3 सीरीज में बांटा गया था और हर सीरीज के अंदर ऑर्डर्स थे। पहला सीरीज इनफेरी, दूसरा हेट्रोमेरी और तीसरा बाइकार्पेटी। मैंने सारा बताया ऑर्डर, उनके बीच में डिफरेंशिएशन। फिर तीसरा सब क्लास आ गया मोनोक्लेमाइडी, जहाँ पे मैंने बताया या तो कैलिक्स या तो कोरोला एक ही मिलता है। यहाँ पे उन्होंने ऑर्डर्स में नहीं बांटा, सीधे उसको 8 सीरीज में बांट दिया। मैंने इसका भी डिटेल आपको बता दिया। क्लास 2 जिम्नोस्पर्म में जिम्नोस्पर्म के मेंबर आते हैं। क्लास 3 मोनोकोटिलिडन, जैसे आपने देखा मोनोक्लेमाइडी के मेंबर को उन्होंने डायरेक्ट सीरीज में बांट दिया था ऑर्डर ना देके। यहाँ पे भी इन्होंने क्या करा, डायरेक्ट 7 सीरीज में सारे मेंबर को बांट दिया। अब आपके सारे के सारे प्लांट्स हो गए, इनमें जितना भी आप प्लांट जानते हो प्लांट फैमिलीज, मैंने वो भी मेंशन करा कहाँ कहाँ पे क्या है। अब हम देखते हैं कि बेंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन का मेरिट क्या है। तो सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको बताया 1 लाख प्लांट का इन्होंने अपने बुक में वो डील करा है। तो केयरफुल ऑब्जर्वेशन था इनका, और इनका खुद का ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन है, खुद का कलेक्ट हुआ इनके प्लांट का, या तो जो इन्होंने हर्बेरियम शीट बनाया था। इनका टैक्सोनॉमिक जजमेंट बहुत प्रॉपर था, जिसकी वजह से बहुत बढ़िया इनका क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इनका बुक बहुत पॉपुलर है, आज भी इनका सिस्टम फॉलो होता है और इनका सिस्टम काफ़ी ईजी था। मतलब आप पहचान सकते हो, जो भी इन्होंने कैरेक्टर दिए हैं उससे आप फील्ड में प्लांट पहचान सकते हो फैमिली तक आराम से। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में था कि कहाँ कहाँ पे पूरे वर्ल्ड में वो प्लांट्स मिलते होंगे। चौथा जो है, ये सिस्टम फाइलोजेनेटिक तो नहीं था, लेकिन आप देखेंगे जो इन्होंने ऑर्डर्स वगैरह का पोजीशन रखा है, जैसे सबसे पहला ऑर्डर इनका क्या है पॉलीपिटेली में, रेनेल्स है, जो कि मॉडर्न इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट भी यही बताता है कि रेनेल्स वगैरह क्या हैं, इवोल्यूशन में पहले आए थे। और पांचवा जो मोनोकॉट्स का है पोजीशन डाइकॉट्स के बाद आने का, ये लॉजिकल लगता है और जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स का उसके साथ है। डीमेरिट्स भी इनके बहुत सारे हैं। पहला, अब आप डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच जो इन्होंने जिम्नोस्पर्म रख दिया ग्रुप, जिम्नोस्पर्म तो अलग है ना भाई, तो इन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में रख दिया एक इनका। वैसे इनके मेरिट्स बहुत है, डीमेरिट अब भाई पुराना हो गया तो कुछ ना कुछ निकलेगा, लेकिन बहुत इनका काम ऐसा है, बहुत सॉलिड काम था इनका। दूसरा, जो पॉलीपिटेली गैमोपिटेली ये सब इन्होंने ग्रुप बनाए हैं, वो आप जब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ोगे तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न भी होने लगेगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉलीपिटेली में पेटल्स फ्री रहते हैं, गैमोपिटेली में फ्यूज रहते हैं, लेकिन आप देखेंगे क्यूकरबिटेसी फैमिली में आपको गैमोपेटेलस कंडीशन मिलेगा, लेकिन वो किस में रखा है, पॉलीपिटेली में रखा है। ऐसे ही जैसे एस्ट्रेसी है, वो हाईएस्ट इवॉल्व फैमिली मानी जाती है, पर इसको गैमोपिटेली में पहले ही रख दिया गया है एस्ट्रेसी। देखो आप देखो ना, इन्फेरी ऑर्डर जो इन्फेरी सीरीज़ है उसमें एस्ट्रेस ऑर्डर है ऊपर ही रख दिया गया है, लेकिन ये इवोल्यूशन में आगे है तो इसे बाद में रखना चाहिए था। तीसरा जो है, जो मोनोक्लेमाइडी है, उसको इन्होंने सेपरेट और एक छोटा सा ग्रुप बना दिया, जो कि उतना लॉजिकल नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जैसे चिनोपोडिएसी है वो कैरियोफिलेसी के पास में आ गई। चौथा, जो जैसे ऑर्किडेसी है, उसको इन्होंने माइक्रोस्पर्मी सीरीज में रखा था, जो कि मोनोकॉट जैसे स्टार्ट होता है पहले ही सीरीज है माइक्रोस्पर्मी, पर ऑर्किड्स भी एस्ट्रेसी की जैसे काफ़ी एडवांस माने जाते हैं और उनको लास्ट में रखना चाहिए था। मतलब लास्ट फैमिलीज का मतलब जो एडवांस फैमिली होंगी वो लास्ट में रखा जाते हैं, ठीक है। और ऐसे फैमिली ऑर्किडेसी जो है
वो भी वो वन ऑफ द हाईएस्ट फैमिलीज इन मोनोकॉट्स में माना जाता है और इसको स्टार्टिंग में नहीं रखना चाहिए था। ये तो सारे मेरिट्स और आपके डीमेरिट्स थे। ओके, तो ये था आपका पूरा बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन जो आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। बुक्स भी मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख लीजिएगा कैसे उन्होंने करा था, क्योंकि दूसरे लैंग्वेज में था तो वो आपको कम समझ में आएगा। पर पूरा बेंथम एंड हुकर का आउटलाइन यही था। उनकी इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ तो आपकी क्लास में आपको पढ़ाई ही जा रही होंगी। उन फैमिलीज़ के ऊपर मेनली जो इंपॉर्टेंट फैमिलीज़ है, मैंने नोट्स भी बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका नोट्स भी मिल जाएगा। और अगर आपने लिनियस का क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़ लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छा वो वीडियो बनाया था, आपको बहुत फ़ायदा देगा। एक बार आप पढ़ लेंगे आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, फिर मैं लास्ट में क्रेडिट देना चाहूँगा गुरचरण सिंह के बुक का, प्लान सिस्टमेटिक। बहुत अच्छा बुक है जहाँ से मैंने काफ़ी सारी जानकारी पढ़ी इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। बेंथम एंड हुकर का तीनों जो बुक था वॉल्यूम वो भी मुझे मिला BHL वेबसाइट पे, बायोडाइवर्सिटी हेटेड लाइब्रेरी पे, और कुछ नोट्स वगैरह मिल गए। विकिपीडिया पे भाई सारी चीज़ें थी, कुछ ई ज्ञान कोश के कंटेंट मैंने यहाँ पे लगाए हैं। इन सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगा। तो ये था बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मैं लेके आऊँगा APG का क्लासिफिकेशन। आप देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।